वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं हूं उमाशंकर साहू और आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जो हमारा आज का टॉपिक है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जो आपके शिक्षक भर्ती और आपके सीजी सी टेट के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। बने रहे हमारे चैनल के साथ में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज में यहाँ पर यूआरएल लिंक दिया हुआ है, यहां से भी आप या तो टाइप कीजिएगा @उमाशंकर साहू 15 करके आप टाइप कीजिएगा, तो यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारे पेज से जुड़ सकते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें। तो चलिए आज का जो देर किए हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। वैसे भी हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की जो पहले तो हम बात किए थे कौन से विकास की जो अवधारणा है उसके बारे में बात की। आज हम बात करेंगे विकास की जो अवस्थाएं हैं और जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा गर्भावस्था, प्रीनेटल स्टेज जो है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और हम कहीं बाहर से नहीं बता रहे हैं, हम सिलेबस से ही बता रहे हैं जो पूछा जा सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम विकास जो डेवलपमेंट है उसके बारे में। तो डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में तो आपको पहले ही पता चल गया है। हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम देखें तो डेवलपमेंट जो होता है ह्यूमन बॉडी में, जब ही क्या कर लेता है, उनका बर्थ होता है, जब भी बॉर्न होता है, जब जन्म होता है, जन्म से क्या होते रहता है, जीवन पर्यंत तक, मतलब मृत्यु पर्यंत तक क्या होते रहता है, कहना चाहिए विकास होते रहता है ना। अब हम बात करें वृद्धि, तो एक समय तक जाके क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिसके बारे में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने देखे ही है ना। ग्रोथ वो पार्ट होता है किसका, डेवलपमेंट का। इन सारी चीजों के बारे में बात की है। अब हमारे पहले वाले वीडियो को आप देखिएगा, आपको काफी अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए, जो डेवलपमेंट है वो कितने प्रकार से डेवलपमेंट होता है ना, उसमें है कि पहला हम यहां पर देख पा रहे हैं शारीरिक विकास, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। यहां पर मानसिक विकास दूसरा है, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सामाजिक सोशल डेवलपमेंट, नैतिक मोरल डेवलपमेंट, संवेगात्मक डेवलपमेंट और यहां पर भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहां पर सात प्रकार के यहां पर डेवलपमेंट बताया गया है, जिनमें से हम अभी बात करने वाले हैं शारीरिक विकास पर, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कितने टाइप के डेवलपमेंट यहां पर बताया गया। चलिए, शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट जो है इसी के बारे में हम क्या करने वाले, आज बात करने वाले हैं। और फिजिकल डेवलपमेंट में आप देखें कि बालक के विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण जो डोमेन होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष होता है, इंपॉर्टेंट डोमेन होता है, वो क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास का हम प्रभाव अगर देखें तो शारीरिक विकास जो होता है वो मानसिक विकास पर, सामाजिक विकास पर और सांवेगिक विकास पर क्या करता है, प्रभाव डालता है, ठीक है। अब देखें, इसीलिए क्या है, शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो विकास होता है वो शारीरिक विकास होता है, ठीक। आगे बात करें हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब देखें कि जो विकास की जो अवस्था है, विकास की जो अवस्था है उसको कितने भागों में बांटा गया है ना। तो इसी पर देख लेते हैं कि विकास की अवस्थाओं को यहां पर, ये सामान्य है ना, सामान्य वर्गीकरण इसीलिए लिखा हुआ है। नॉर्मल तरीके से हम बात करें तो विकास की जो अवस्था है उसको कितने भागों में बांटा गया है, आप यहां पर देख रहे हैं। पहला गर्भावस्था, प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी और चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड। यहां पर कितने 5 टाइप के सामान्य वर्गीकरण किए हुए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गर्भावस्था, प्रीनेटल स्टेज जो होता है वो गर्भाधान से यहां पर जन्म तक लिखा हुआ है ना। तो गर्भाधान से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, जन्म होने तक चलता है। देखिए, गर्भाधान का जो टाइम पीरियड होता है वो 9 मंथ 10 डेज होता है, 9 मंथ 10 डेज। और लगभग यहाँ ये जो होता है 270 डेज टू 280 डेज लगभग होता है, मतलब लगभग 280 दिन का क्या होता है, प्रीनेटल स्टेज होता है। क्लियर हुआ। बात कर लेते हैं शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी जो स्टेज है, शैशवावस्था जो होता है वो जन्म से ही स्टार्ट होता है, जन्म से स्टार्ट होता है
और जन्म से स्टार्ट होने के बाद कब तक चलता है? 5 वर्ष तक चलता है। आपको कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। काफी सारे बुक होते हैं उसमें क्या है, ये 6 वर्ष दे दिया रहेगा, कहीं पे 7 वर्ष दे दिया रहेगा, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो इन्फेंसी स्टेज होता है वो जन्म से लगभग 5 वर्ष तक, ठीक है। और सभी शिक्षा शास्त्रियों ने, सभी साइकोलॉजिस्ट ने, मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, अपने अपने तरीके से इसको डिवाइड किया है। तो हम यहाँ पर सामान्य वर्गीकरण देखें, और सामान्य वर्गीकरण में हम बात करते हैं तो शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज होता है जन्म से 5 वर्ष तक। चलिए बात कर लेते हैं चाइल्डहुड स्टेज की। तो चाइल्डहुड स्टेज जो होता है 5 वर्ष से स्टार्ट होता है, 12 वर्ष तक चलता है। एडोलेसेंस जो होता है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। आपने अगर हमारे वीडियो जीन प्याजे जो थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी है जीन प्याजे थ्योरी को नहीं देखे तो वीडियो को देख लीजिएगा। अगर जीन प्याजे थ्योरी आपको क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो आपको ये वाला जो थ्योरी है वो ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, आप एकदम आसानी से इसको समझ सकते हैं। पौढ़ावस्था जो होता है, एडल्टहुड होता है, वो 18 वर्ष से 60 से 70 वर्ष तक बताया गया है। चलिए बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट तो हो गए, लेकिन काफी सारे जो हमारे शिक्षा शास्त्री हुए, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने क्या किए हैं, अपने अपने तरीके से इसको क्या किए हैं, क्लासिफिकेशन किए। तो हम विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें क्या किसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉस देख लेते हैं। रॉस ने इसको कितने भागों में क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकृत किया गया? तो रॉस ने 4 भागों में, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। एज देखें तो इन्फेंसी स्टेज को 1 to 3 इयर्स, और पूर्व बाल्यावस्था है प्री चाइल्डहुड, उसको 3 से 6 वर्ष माना है, और उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष माना है। किशोरावस्था को बात करें तो किशोरावस्था को इन्होंने क्या किया है, 12 से 18 वर्ष तक डिवाइड किया है, क्लासिफिकेशन या कह सकते हैं वर्गीकृत किया हुआ है। तो यह लेट चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, एक्चुअली में उत्तर बाल्यावस्था को ना 2 टाइप के भागों में बांटा हुआ है ना, उसका भी क्लासिफिकेशन हुआ है। एक पूर्व बाल्यावस्था होता है और एक उत्तर बाल्यावस्था होता है। हम बात करेंगे उसमें भी, जैसे हमने प्रीवियस जैसे हमने देखी यहाँ पर बाल्यावस्था, तो सामान्य जैसे बाल्यावस्था की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर आपको 6 वर्ष लिखा रहेगा, कहीं पर आपको 5 वर्ष। तो हम यहाँ पर 5 वर्ष लिए हैं, तो 5 से 8 के आसपास जो होता है, ईयर जो होता है, वो पूर्व बाल्यावस्था का होता है, और 9 से 12 जो वर्ष तक का होता है वो लेट चाइल्डहुड होता है, बाल्यावस्था मतलब आपका उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है कि बाल्यावस्था यहाँ पर एक ही बताया गया, लेकिन हमने तो 2 पढ़ा है, तो ये बाल्यावस्था 2 भागों में डिवाइड जरूर किया गया है, मतलब 2 भागों में बांटा जरूर है, इसको क्लासिफिकेशन किया हुआ है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो चलिए ये क्लियर हुआ रॉस के अनुसार। सैले के अनुसार, सैले ने भी क्या किया है, इसको अपने तरीके से क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। सैले ने 3 भागों में बांटा है, एक इन्फेंसी स्टेज, लेट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। इसका भी एज जो है वो 0 से 5 इयर्स एंड 6 to 12 इयर्स और 12 to 18 इयर्स। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू कोल इन्होंने क्या किया है, जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है इसको भी क्या किया है, अपने तरीके से इन्होंने 7 भागों में बांट दिया। क्या किया, कुछ नहीं किया। देखो गर्भावस्था तो सबको पता है कि गर्भधारण से जन्म तक होता है। शैशवावस्था को ज्यादा खींचेगा तो कितने तक, देखो हमने शैशवावस्था को 5 वर्ष तक देखे थे, है ना। तो यहाँ पर शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष कर दिया है। अब देखें पूर्व बाल्यावस्था, तो पूर्व बाल्यावस्था को इन्होंने 2 से 6 माना है। मध्य बाल्यावस्था देखें, मिडिल चाइल्डहुड जो स्टेज फिर आ गया, तो बाल्यावस्था के 3 स्टेज बता दिए गए यहाँ पे, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो मध्य बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष, 12 से 14 वर्ष, इसके एज को बढ़ा दिया। जबकि ये जो एज होता है नॉर्मल देखें तो ये एज होता है किशोरावस्था में जब प्रवेश कर चुका होता है तब की बात होती है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में यहाँ पर 14 से 16 बताया गया और 18 से 20 उत्तर किशोरावस्था को बताया गया है, लेट एडोलेसेंस। तो चलिए बात कर लेते हैं जॉन्स के अनुसार। जॉन्स ने भी इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ किसका याद रखना है, आपको सामान्य वर्गीकरण आप याद रखिएगा। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर अकॉर्डिंग टू जॉन्स, अकॉर्डिंग टू कोल, अकॉर्डिंग टू सैले आपको अगर पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग बताना है। और हम कहीं अपने जो सिलेबस है उससे बाहर हटके नहीं बता रहे हैं। ये जो चीजें जो पूछे जाने लायक हैं उसी चीजों को हम यहाँ पर बता रहे हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। तो जॉन्स के अनुसार हम देखें तो इन्होंने भी 4 भागों में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौढ़ावस्था, इन्होंने किसको छोड़ा है, सिर्फ गर्भावस्था को छोड़ा है। तो इस प्रकार से आप क्या करिएगा, इसको याद करिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं जन्म पूर्व शारीरिक विकास। सबसे पहला हम जो देख रहे थे प्रीनेटल स्टेज, है ना।
स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की जो अवस्था है, विकास की अवस्था में सबसे पहला जो अवस्था है गर्भावस्था, या उसी गर्भावस्था को हम क्या कहते हैं, प्रीनेटल फिजिकल डेवलपमेंट, जन्म पूर्व, है ना, गर्भावस्था को हम जन्म पूर्व शारीरिक विकास कहते हैं। तो यही क्या है, गर्भावस्था, इसको हम लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। ठीक है, ये गर्भावस्था है, इसी को हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं, इसी को जन्म पूर्व शारीरिक विकास भी कहते हैं। अब देख लेते हैं कि जन्म पूर्व जो शारीरिक विकास एक्चुअली में होता कैसे है। जन्म पूर्व शारीरिक विकास की हम बात करें तो यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर आपको ये स्पर्म सेल आपको दिखाई दे रहा होगा, स्पर्म सेल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा, एग दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको चीज को आप समझेगा, जैसे ही जो ये स्पर्म जो होता है, जो स्पर्म होता है, जैसे ही क्या करता है, एग के साथ क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। ठीक है, एग के साथ फर्टिलाइज जब होता है, निषेचित होता है, तो क्या होता है, यहाँ पर इसी टाइम में क्या हो जाता है, मानव जो जीवन होता है वो प्रारंभ हो जाता है। यहीं से मानव जीवन क्या हो जाता है, प्रारंभ होता है। और हम बात करें तो जब भी फर्टिलाइजेशन जो एग है क्या होता है, सर्वप्रथम क्या होता है, दो कोषों में, ये जैसे फर्टिलाइजेशन जो एग है और ये स्पर्म है ना, जैसे फर्टिलाइज होता है स्पर्म सेल, और ये एग जैसे होता है फर्टिलाइज होता है, निषेचित होता है, तो ये दो भागों में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अब दो भागों में डिवाइड होते हैं तो इसमें देखो यहां पर हमने लिखा है सेल, कोष, कोष जो होता है कितने भागों में डिवाइड होता है, एक जर्म सेल होता है और एक क्या है, बॉडी सेल है। ठीक है, एक प्रजनन सेल जिसको हम प्रजनन कोष कहते हैं और एक बॉडी सेल कहते हैं। अब हम बात करें इसी में कि जो शरीर जो कोष है, ये शरीर कोष में जैसे कि क्या क्या होता है, मांसपेशियां, स्नायु मंडल, जो हमारा नर्व सिस्टम होता है ना, बॉडी के जो अन्य भाग का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है, बॉडी सेल में होता है, शरीर कोष में होता है। ठीक है, शरीर कोष में ही कौन कौन सा आपका जो मांसपेशियों का निर्माण हो गया, स्नायु मंडल जो होता है, उसके बाद हम देखिए जो शरीर के जो अन्य जो भाग होते हैं, है ना, उसका निर्माण भी कहां होता है, शरीर कोष में होता है। ठीक है, तो ये दो दो भागों में क्या होते जाता है, डिवाइड होते जाता है। अब हम इसी में बात करें, जो प्रीनेटल जो स्टेज है उसमें बात करें तो ये जन्म पूर्व विकास इसी को कहा गया है। ठीक है, ये जन्म पूर्व, जैसे ये जो सेल होते हैं, सेल दो दो भागों में विभक्त होते हैं, दो दो भागों में विभक्त होने के बाद, और जैसे हम बात करें यहाँ पर जो स्पर्म होता है, ठीक है, शुक्राणु होता है, एक एग के साथ क्या होता है, फर्टिलाइज्ड होता है, तभी मानव जीवन का जो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और यही जो स्टेज होता है ना, जैसे यहाँ पर मांसपेशियों का निर्माण जो हो गया, कहना चाहिए शरीर के अन्य भागों का जो निर्माण होता है, ठीक है, तो वो कहां पर होता है, इसी स्टेज में होता है। तो इसको क्या कहा जा सकता है, प्रीनेटल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रीनेटल डेवलपमेंट कहते हैं। और बात करने प्रीनेटल डेवलपमेंट के बारे में, तो प्रीनेटल डेवलपमेंट को भी कितने भागों में बांटा गया है, प्रीनेटल डेवलपमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी हम देख लेते हैं कि जन्म पूर्व शारीरिक विकास के 3 भागों में, तो 3 भाग वो कौन कौन सा है, तो सबसे पहला हम देख लेते हैं पीरियड ऑफ ओवम, है ना, डिंबावस्था जिसको हम कहते हैं। ये कितने दिन तक चलता है, ये 2 वीक्स तक चलता है। और आपको हमने पहले भी बताया कि जो प्रीनेटल स्टेज होता है वो कब से होता है, गर्भधारण से, है ना, गर्भधारण से ये 9 महीने के आसपास चलता है, 9 माह 10 दिन। ठीक है, 9 माह 10 दिन लगभग 270 या 270 से 280 दिन जो प्रीनेटल स्टेज होता है, कितने दिन का होता है, ये जो पीरियड होता है 9 माह 10 दिन का होता है, लगभग 280 दिवस के आसपास। ठीक है, अब हम इसी में थोड़ा और बात करें कि यह जन्म पूर्व काल का प्रथम काल है, प्रथम खंड है, और इसमें क्या क्या होता है ना, पीरियड ऑफ ओवम, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, तो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो क्या है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, है ना। हमने अभी देखा इसी को डिंबावस्था कहते हैं, डिंबावस्था, सॉरी मैं यहां पे लिखता हूं, डिंबावस्था इसको कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखें पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, ये 3 वीक्स टू 8 वीक्स क्या होता है, चलता है, मतलब तीसरे सप्ताह से चालू होता है और 8 सप्ताह तक ये जो पीरियड है वो चलता है। ठीक है, और पीरियड ऑफ फेटस, ठीक है, ये 9 वीक टू
ये जन्म तक चलता है, ठीक है, जब तक इनका बर्थ होता है तब तक ये पीरियड ऑफ फेटस चलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक के बारे में कि बीजावस्था या डिंबावस्था या रोपणावस्था ये क्या होता है, इसके क्या क्या है विशेषताओं के बारे में कुछ हम देखें तो ये जो होता है जो आपका पीरियड ऑफ ओम जो होता है वो कितने टाइम तक चलता है, कितने टाइम पीरियड तक चलता है, ये 0 से ही स्टार्ट होता है और 2 वीक्स तक क्या होता रहता है, चलता है, 2 वीक्स तक चलता है, ठीक है, 2 वीक्स तक चलता है, ठीक। अब बात करें ये जायगोट क्या है यहाँ पर, तो जायगोट होता है, जैसे हम बात करें ये जो हो गया स्पर्म हो गया, ये क्या हो गया आपका एग हो गया, तो स्पर्म जो होता है वो एग के साथ फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होने के बाद क्या हो जाता है, ये फर्टिलाइज एग बन जाता है और इसका जो आकार होता है कैसा होता है, अंडानुमा होता है या बीज के समान होता है, इसी को क्या कहा गया है, जाइगोट कहा गया है, ठीक है। अब हम बात करें योग, तो योग क्या है, जब क्या करता है यहां पर, ये मैंने पहले भी बताया था कि जैसे ही क्या हो जाता है यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन एग यहां पर बन जाता है और ये जो एग होता है, एग में क्या होता है, योग नामक भोज्य पदार्थ होता है ना, योग नामक भोज्य पदार्थ होता है। और कहना चाहिए कि ये जो इस अंडानुमा जो आकार का जो जैसे फर्टिलाइज एग कहना चाहिए, तो इसमें जो भी हमारा बच्चे का जो निर्माण और बच्चे जो का निर्माण जो होता है, तो यहां पर जो बच्चे जो है ना, यही से क्या करता है, भोजन अपना प्राप्त करता है और भोजन को क्या कहा गया है, योग कहा गया है। तो योग नामक जो भोजन है वो कहां से मिलता है इनको, इसी अंडे से मिलता है और ये जो भोजन है लगभग जो बच्चे को क्या करता है 10 से 15 दिन तक पोषण देता है, यही से क्या करता है, ये भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद हम यहां पर देखें कि मुक्त रूप से विचरण फ्री फ्लोटिंग पार्टिकल्स। अब ये जो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, जाइगोट के बारे में। जाइगोट के तो पता हो गया कि आपको जब फर्टिलाइज एग जो होता है, निषेचित तो अंड होता है ना, ये कैसा होता है, अंडानुमा होता है या ये क्या होता है, बीज के समान होता है, इसीलिए बीजावस्था कहा गया। तो ये क्या करते रहता है, मां के गर्भ में है ना, यूट्रस में क्या करता रहता है, कहना चाहिए इधर उधर घूमते रहता है, मुक्त रूप से विचरण फ्री फ्लोटिंग पार्टिकल्स, इसीलिए कहा गया है। अब बात करें हम इम्प्लांटेशन के बारे में, आरोपण के बारे में, तो यूट्रस में जैसे यूट्रस जो होता है, गर्भाशय जो होता है, उसकी दीवार कहना चाहिए, उस पर क्या करता है 10 से 15 दिन के अंतर्गत क्या करता है, ये यूट्रस जो होता है गर्भाशय में क्या कहीं पे क्या हो जाता है, एक जगह क्या हो जाता है, चिपक जाता है, एक जगह चिपक जाता है, तो इसी ही का क्या कहा गया है, आरोपण कहा गया है, ठीक है, इम्प्लांटेशन। तो बाकी के बारे में भी थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है, कि इसके जो बीजावस्था या डिंबावस्था है ना, या रोपणावस्था है, पीरियड ऑफ ओवम जो है, इसके क्या महत्वपूर्ण कारक है इसके बारे में। तो डिंबावस्था 3 कारणों से महत्वपूर्ण है ना, यहाँ पर कौन कौन से कारण है वो पहले हम देख लेते हैं। 3 कारण बताया गया है। एक कहा गया है कि फर्टिलाइज जो एग है वो गर्भाशय में, यूट्रस में आरोपित होने से पूर्व निष्क्रिय हो सकता है। क्यों हो सकता है इसके बारे में भी जानेंगे। निषेचित अंड का गलत स्थान पर आरोपित हो जाना, ठीक है, जो फर्टिलाइज जो एग है वो रॉन्ग प्लेस में क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे कैसे होता है। और यहाँ पर फर्टिलाइज जो एग होता है वो आरोपण संभव भी ना हो, तो ये कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि जैसे यदि कि निषेचित यहाँ पर फर्टिलाइज जो एग है यूट्रस में आरोपित होने से पूर्व निष्क्रिय हो जाना, मतलब ये इसको हमने क्या कहा था, जाइगोट कहा गया है ना, जाइगोट कहा था है ना, जाइगोट कहा था। अब जाइगोट में क्या है, इसके अंदर क्या है, भोजन, योग नामक भोजन है ना। तो योग नामक जो भोज्य पदार्थ है, अगर इस फर्टिलाइज एग में योग नामक भोज्य पदार्थ ना हो तो क्या हो जाएगा, ये जो एग है ना, गर्भाशय में आरोपित होने से पूर्व ही क्या हो जाता है, ये फर्टिलाइज एग जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है फर्टिलाइज एग का है ना रॉन्ग प्लेस पर आरोपित हो जाना। रॉन्ग प्लेस पर आरोपित हो जाना कहने का मतलब है कि कभी कभी हम देखें तो जो फर्टिलाइज जो एग होता है वो ऐसे स्थान पर आरोपित हो जाना जहां पर क्या नहीं होता है, उनको पोषण नहीं, प्लेस पर आरोपित होने से, इम्प्लांट होने से क्या हो जाता है, ये जो फर्टिलाइज एग हो जाता है वो भी निष्क्रिय हो जाता है। अब देखें
कि जो फर्टिलाइज एग का आरोपण संभव ही ना हो। तो ये कैसे होता है कि संभव फर्टिलाइज जो एग है उसका इम्प्लांटेशन कैसे नहीं होता है, ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हम बात करें कि कभी कभी बताया जाता है कि जो फर्टिलाइज जो एग होता है जो गर्भाशय में जाने, यूट्रस में जाने से पहले ही क्या हो जाता है, फॉलोपियन ट्यूब होता है, फॉलोपियन ट्यूब होता है ना, फॉलोपियन ट्यूब होता है और ट्यूब में ही क्या हो जाता है, ये रुक जाता, चिपक जाता है ना, जिसके कारण से ये क्या हो नहीं पाता है, सक्रिय नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहां पर इसलिए कहा गया है कि अब ये फॉलोपियन ट्यूब पर ही रुक गया, कहां नहीं जा पाया, यूट्रस में नहीं जा पाया। ठीक है, तो यूट्रस में नहीं जाने से ये क्या होगा, इसका विकास हो पाएगा क्या, आरोपण इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डिंबावस्था जो है 3 कारणों से क्या है, महत्वपूर्ण है। आगे हम इसी में थोड़ा सा और बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। अब जो फर्टिलाइज एग है उसको क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में, जैसे अगर एक्टिव रहे, है ना, तो अगर एक्टिव रहे तो एक्टिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक्टिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर फर्टिलाइज एग को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर भोज्य पदार्थ की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होना चाहिए। ठीक है, भोज्य पदार्थ की पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, उपलब्धता होना चाहिए। अब देखें कि माता की जो पीयूष ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि है ना, माता का जो पीयूष ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि है, गर्भाशय की क्रियाशीलता के मध्य क्या होना चाहिए, उचित तालमेल होना चाहिए, नहीं तो थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि जो है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक स्राव या कम स्राव से क्या हो सकता है, जो फर्टिलाइज एग होता है वो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें कि संयुक्त कोष या निषेचित जो या फर्टिलाइज जो एग होता है ना, आपको उचित स्थान पर आरोपित करें, मतलब वो अगर सही स्थान पर क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, तो क्या होता है, वो एक्टिव रहता है, जो क्या फर्टिलाइज एग है ना, तभी वो क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेज है वो आगे बढ़ पाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं पिंडावस्था। ठीक है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो के बारे में थोड़ा सा हम देखें तो स्टार्टिंग 3 वीक्स अप टू, यहां पर अप टू नहीं, टिल का है, स्टार्टिंग 3 वीक्स टिल 8 वीक्स है ना। तो ये स्टार्टिंग कब होता है, तीसरे हफ्ते से होता है, तीसरे सप्ताह से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, 8 महीने तक चलता है। इस चीजों को आप थोड़ा याद रखिएगा। डेवलपमेंट ऑफ सेफालोपोडल जो है सीक्वेंस है, सेफालोपोडल जो सीक्वेंस जो है वो क्या होता है ना, मस्तकोन्मुखी करके कहते हैं, मस्तकोन्मुखी। ठीक है, मस्तकोन्मुखी मतलब मस्तक मतलब सिर, और है ना मुखी है ना, मस्तकोन्मुखी मतलब सिर से किस तरफ, पैर की ओर। डेवलपमेंट ऑफ सेफालोपोडल जो सीक्वेंस है ना वो कैसा होता है, सिर से पैर की ओर होता है। ठीक, अब सिर से पैर की ओर होता है, ये कौन सी अवस्था में आता है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, पिंडावस्था में आता है। तो चलिए पिंडावस्था की स्टेज के बारे में हम बात करें तो इसके भी 3 स्टेज बताए गए हैं, एक आंवल, प्लेसेंटा, ठीक, नाभिनाल, अम्बिलिकल कॉर्ड, और एक है शॉक गर्भ झिल्ली। ये लास्ट वाला टूल्स कह सकते हैं, उपकरण है। तो चलिए बात कर लेते हैं प्लेसेंटा किसको कहा गया है, प्लेसेंटा एक्चुअली में है क्या, इसी के बारे में बात करते हैं। तो ये लगभग 1 इंच मोटा, देखो प्लेसेंटा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो ऐसा बना हुआ है आप देख पा रहे होंगे, ये है प्लेसेंटा। ठीक है, ये ऐसा नाभिनाल से जुड़ा होता है। तो प्लेसेंटा जो होता है कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करें तो ये 1 इंच क्या होते हैं, मोटी होता है ना, और 8-10 इंच व्यास वाले होते हैं। ठीक है, 1 इंच क्या होते हैं, मोटे होते हैं, और इसका जो व्यास होता है वो कितने, 8 से 10 इंच होते हैं। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा और समझें तो ये गोल वृत्ताकार, जैसे आपने देखे होंगे ना, ये अब दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो स्टेज है, ये जो गोल वृत्ताकार आप देख पा रहे हैं यहां से, ठीक है, और ये यहां से पूरा जुड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा और इमेज आप देखेंगे तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि प्लेसेंटा क्या है।
ये कैसा होता है ये हमने देखे, इसकी व्यास के बारे में भी बात की हमने, ठीक है। और ये झिल्ली जो होता है वो कैसा होता है, 1 इंच मोटा होता है, ठीक। अब हम इसी में बात करें कि यह गर्भाशय में उस जगह विकसित होता है जहां जो, अब हम बात करें ये जो गर्भाशय है ना, ये गर्भाशय है ना, यूट्रस के हैं, तो ये गर्भाशय में उस जगह क्या होता है, विकसित होता है जहां पर जैसे मैंने कहा कि ये गर्भाशय है। और जो हम बात कर रहे थे फर्टिलाइज एग के बारे में, तो फर्टिलाइज एग जहां भी क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है, जहां भी क्या हो जाता है, आरोपित हो जाता है, जहां से उनको खाना पूर्ति होते रहता है, तो वही क्या होता है, ये जो प्लेसेंटा होता है वो होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें इसके, तो नाभिनाल के बारे में बात करें, अम्बिलिकल जो कोड होता है, तो नाभिनाल कौन सा है देखेंगे आप, है ना। कोड के बारे में आप देखिए तो यहाँ पर मैंने इमेज जो बताया है वहां पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि नाभिनाल कहाँ है और नाभिनाल कहाँ पर जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं नाभिनाल प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं नाभिनाल प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। और इसी के बारे में थोड़ा हम देखें तो यह रक्त नलिकाओं से युक्त होता है, ठीक है, ये रक्त नलिकाओं से युक्त होता है, ये वाला जो पार्ट होता है। और क्या करता है इसके बारे में भी थोड़ा हम देखें तो ये लगभग ना 10 से 20 इंच लंबी होती है, 10 से 20 इंच लंबी होती है। इसकी लंबाई के बारे में हम बात करें तो 10 से 20 इंच लंबी होती है और आधा इंच व्यास होती है। इसके जो व्यास होता है वो आधा इंच होता है ना। और इसकी जो संरचना बात करें, ठीक है, तो इसकी संरचना मतलब लंबाई तो काफी होता है, मतलब 10 से 20 इंच, 10 से 20 इंच होता है और इसके जो व्यास होता है वो आधा इंच वाली संरचना होती है। आगे हम इसी में थोड़ा सा बात करें तो ये क्या कर रहे थे, यहाँ से जुड़ा होता है, ठीक है, यहाँ से होता है और ये उसके उदर से भी जुड़ा होता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हमारा जो यहाँ पर पार्ट है इसके गर्भ झिल्ली या शॉक के बारे में। तो ये तीसरा प्रमुख सहायक क्या है, उपकरण होता है और यह 4 झिल्लियों से बना होता है। ये जो गर्भ या शॉक जो होता है ना वो 4 झिल्लियों से बना होता है। अब हम इसी में थोड़ा और बात करें, इसमें ना एक तरल जो पदार्थ भरा रहता है एमनियोटिक फ्लड के, ठीक है, एमनियोटिक फ्लड भरा होता है, एमनियोटिक फ्लड, ठीक है। एमनियोटिक फ्लड जो है या इसको हम कहें एमनियोटिक द्रव जो है, ठीक है, तरल पदार्थ जो होता है वो भरा रहता है। किसमें, जो ये झिल्ली होता है, गर्भ झिल्ली जो होता है, ये इसके 4 लेयर होते हैं, ठीक है, 4 लेयर बताए गए हैं और 4 लेयर में एमनियोटिक जो फ्लड है वो भरा रहता है। और जब लेता है बच्चा, है ना, जब जन्म लेता है तब ये जो झिल्ली होती है, झिल्ली क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और झिल्ली टूटने के बाद क्या होता है, ये जो बच्चा होता है, यही एमनियोटिक जो फ्लड होता है, ये तरल जो पदार्थ होता है या लुब्रिकेंट का काम करता है, बच्चे को बाहर आने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ये पिंडावस्था होता है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो पीरियड है पिंडावस्था के। अगर हम महत्व के बारे में देखें तो इसके महत्व के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है। पिंडावस्था के महत्व के बारे में कुछ चीजें बताया गया है तो इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पिंडावस्था के जो महत्व है, पहला हम देखें कि अगर कुपोषित सदमा या अत्यधिक गतिशीलता, अत्यधिक काम कर, इसके कारण से जो व्यवधान उत्पन्न होता है तो गर्भाशय की दीवार से विलग हो सकता है और स्वतः गर्भपात हो सकता है। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से इसी को कि कुपोषण, जैसे माता जो होता है कुपोषित होते हैं, ठीक, पहला समझ में आया कुपोषण, ठीक, कुपोषण। तो कुपोषण के कारण से मतलब इनको जो बच्चा है, बच्चा को खाना पीना सही तरीके से नहीं मिल पाना, ठीक, माता का अत्यधिक कार्य करना, अत्यधिक कार्य करना, अपने आप पर क्या नहीं करना, ध्यान नहीं देना, ठीक। अब ग्रंथियों के अत्यधिक स्राव या क्रम स्राव से, ठीक है, क्या होता है, व्यवधान उत्पन्न होता है और व्यवधान उत्पन्न होने के कारण से क्या हो जाता है, जो ऐसा गर्भपात हो जाना कहते हैं, तो गर्भपात हो जाता है या मिसकैरेज कहते हैं, ठीक है। तो वो स्वतः ही मिसकैरेज हो जाना, किसके कारण से, कुपोषण होने के कारण से, अत्यधिक कार्य के कारण से, गतिशीलता के कारण से, है ना, इन सारे कारणों से भी क्या होता है, स्वतः मिसकैरेज हो जाना, ये हो गया। दूसरा हम इसके महत्व के बारे में देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपको लगेगा कि वीडियो आपको लंबा लग रहा है,
तो जरूर मैं कहूंगा कि वीडियो हमारा लंबा हो सकता है, लेकिन काफी कुछ चीजें आप यहाँ पर सीखने वाले हो। और जो चीजें हम यहाँ पर बता रहे हैं वो चीजें काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम को अगर लेके आप देखें तो हमारा जो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, अगर आप थोड़ा भी समझने की कोशिश करें तो। चलिए हम बात कर लेते हैं इसी में दूसरे पॉइंट के बारे में कि भ्रूण के शरीर निर्माण में कुछ ऐसी विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसे क्या नहीं किया सकता, बाद में दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, विसंगतियां मतलब खान पान, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, या कुछ मादक पदार्थ का सेवन, ये सारी चीजों के कारण से क्या हो जाता है, जो विकास होता है ना, तो विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है ना, और बालक का जो विकास होता है उसके कारण से प्रभावित हो जाता है। क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। क्या प्रभावित होता है, विकास प्रभावित होता है। ठीक है, तो इस चीजों को आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं फिर भ्रूणावस्था के बारे में, पीरियड ऑफ फेटस के बारे में। ठीक है, तो भ्रूणावस्था के बारे में क्या एक्चुअली में यहाँ पर बताया गया है और क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें हम जानने वाले हैं भ्रूणावस्था के बारे में, तो देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो भ्रूणावस्था होता है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर मिलेगा इन सारी चीजों से रिलेटेड। मैं डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका मैं एक महा मैराथन करा दूंगा, एक साथ आपको काफी सारे क्वेश्चन वहां पर मिलने वाले हैं। तो वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेगा। पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं। तो ये जो भ्रूणावस्था होता है, पीरियड ऑफ फेटस होता है, उसको देख लेते हैं। ये कब से कब चलता है, 9th वीक से स्टार्ट होता है। 9th वीक से स्टार्ट होता है और ये कब तक चलता है, 40 वीक्स तक चलता है। 9th वीक से स्टार्ट होना और 40 वीक्स तक ये क्या होता है, पीरियड चलता है। ये जो पीरियड होता है बहुत लंबा पीरियड होता है, बहुत क्या होता है, बहुत लंबा कह सकते हैं, लॉन्ग पीरियड होता है ना। या समय जो अंतराल होता है काफी अधिक होता है, क्योंकि हमने पिछले में देखा था कि 8 सप्ताह तक चलता था, तीसरे सप्ताह से के बाद में। अब हम बात करें लेक ऑफ डेवलपमेंट स्पीड कंपेयर टू अदर स्टेज, मतलब ये जो इस स्टेज में जो है वो डेवलपमेंट होता है वो काफी कम होता है, उसकी जो गति होती है वो काफी कम होती है कंपेयर टू अदर स्टेज। मतलब जैसे हम अन्य जो अवस्थाएं देखे हैं, अन्य अवस्थाओं से कंपेयर हम करें तो यहाँ पर जो विकास जो होता है, विकास की जो गति होती है ना, विकास की जो गति होती है वो क्या होती है, धीमी होती है, धीमी होती है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा भ्रूणावस्था या पीरियड ऑफ फेटस में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ भ्रूणावस्था में जो शरीर के अंगों के अनुपात के बारे में। तो शरीर के जो अंग है वो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप 8 सप्ताह में का जो भ्रूण होता है कैसे होता है, सिर का क्षेत्र कितना होता है यहाँ पर, है ना। 20 सप्ताह के जो भ्रूण होता है उसके बारे में देखें, और 40 सप्ताह के भ्रूण के बारे में हम देखें तो कितना कितना क्या डेवलप होता है। देखिए सिर का क्षेत्र जो होता है 45%, है ना। उसके बाद धड़ का जो क्षेत्र होता है 35%, और पैरों का जो क्षेत्र होता है 20%। तो यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा, 100% आपको मिल जाएगा। 20 सप्ताह में हम देखें तो ये क्या हो जाता है, 35%, 40% और 25% होता है। उसके बाद 25, 40, 35। तो इस चीजों को आप थोड़ा याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, लेकिन आप इसको अंदाजे से जैसे आप इस टाइप का कर सकते हैं। 35 इसमें है तो 45 और 35 इसको याद कर लो, एक को याद करने की जरूरत नहीं है। फिर 20 जो वीक्स है उसमें आप 2 को याद कर लो, 1 को छोड़ दो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप यहां पर भी देखें तो 2 को याद कर लो, तीसरा आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि कितना है। तो ये चीजें इस टाइप का आप कर सकते हैं। शरीर के अंग है ना, भ्रूणावस्था में शरीर के अंगों का जो अनुपात होता है किस टाइप का होता है। चलिए भ्रूणावस्था के महत्व के बारे में बात करें। तो भ्रूणावस्था के महत्व के बारे में बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। 5 महीने तक गर्भपात की जो संभावना होती है वो काफी होती है। अब बात करें विकास के प्रतिकूल परिस्थिति का बालक के विकास पर प्रभाव। विकास के प्रतिकूल, तो अनुकूल होना मतलब सही होना आता है, प्रतिकूल मतलब जिस प्रकार से बच्चा जो है, बच्चे का जो भ्रूण का जैसे विकास, अभी बच्चे का विकास नहीं कह सकते, भ्रूण का जो यहाँ पर विकास होना है, तो भ्रूण का जो विकास होना है उसके प्रतिकूल परिस्थिति का बालक के विकास पर प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। तो ये इसका महत्व। उसके बाद हम बात करें तीसरा पॉइंट, विकास की प्रक्रिया में उचित तालमेल न होने से अपरिपक्व प्रसव। आप देखे होंगे कि जैसे डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होता, या डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है वो उचित मात्रा में नहीं होने से क्या हो जाता है। अब देखे होंगे कि कभी कभी जो बच्चा है वो 7 मंथ में भी क्या हो जाता है, आ जाता है, या 7 मंथ में बच्चा जन्म ले लेता है ना, 8 मंथ में भी हो जाता है। लेकिन जो 7 महीने 8 महीने का जो बच्चा होता है वो कैसा माना जाता है, अपरिपक्व माना जाता है। और उसी को क्या किया जाता है, NICU में रखकर, है ना, डॉक्टरों के देख रेख में क्या किया जाता है,
उसको परिपक्व किया जाता है, उसको 1 महीना 2 महीना 15 दिन 20 दिन इस टाइप का क्या किया जाता है, उसको रखा जाता है। ठीक है, अब बात करें भ्रूणावस्था की परिस्थिति से सरल एवं जटिल प्रसव। भ्रूणावस्था की परिस्थिति से सरल एवं जटिल प्रसव, तो ये भ्रूणावस्था का महत्व है। आप देखे होंगे कि कई जो माँ होते हैं वो काफी उनको ज्यादा कष्ट नहीं होना कहना चाहिए, प्रसव में इतना प्रॉब्लम नहीं आना, तो ये चीजें जो है काफी अच्छे से देखने को हमको मिलता है। कई जो माँ होते हैं उनको अबॉर्शन करा के हमको क्या होता है, बच्चे को बाहर निकालना हो जाता है, तो इस प्रकार की चीजें हमको देखने को मिलता है। तो ये रहा प्रीनेटल स्टेज। अब थोड़ा हम बात कर रहे इसी में जन्म पूर्व जो शारीरिक विकास का जो महत्व होता है ये देख लेते हैं। अगर इस पॉइंट से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, आप देखेंगे थोड़ा सा इस चीजों को थोड़ा आप देख लीजिएगा और यहां से एक पॉइंट आ ही जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, कुपोषण से बालक के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये क्या है, जन्म पूर्व शारीरिक विकास का महत्व है। अब कुपोषण के कारण से बालक के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। अतः माता को क्या करना चाहिए, पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना चाहिए। माता को कैसा आहार, पौष्टिक आहार जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इसके संतुलित मात्रा में उनको क्या हो, सारी चीजें प्राप्त हो। ठीक, ताकि बच्चा जो है और माँ जो है, बच्चा कहना चाहिए कुपोषित ना हो। चलिए, गर्भस्थ शिशु मादक पदार्थों के प्रति अत्यंत क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। अब गर्भस्थ शिशु को कहां से मादक पदार्थ मिलेगा, मादक पदार्थ मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, बीड़ी, सिगरेट, है ना, अल्कोहल वगैरह जो है। ठीक है, तो ये सब मादक पदार्थ होते हैं। मादक पदार्थ कहां से मिलेगा, गर्भस्थ शिशु को। लेकिन मादक पदार्थ से ग्रसित हो सकता है कौन, बालक। कैसे, अगर मां क्या करता है, मादक पदार्थों का सेवन करता है। जैसे क्या क्या कहा गया, इसीलिए काफी, सिगरेट, है ना, अफीम, निकोटीन एवं दवाइयों से यथासंभव क्या करना चाहिए, मां को दूर रहना चाहिए या दूर रखा जाना चाहिए। हम इसी में हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें, है ना, तो अगर क्या करते हैं, मां जो है जब गर्भावस्था में होती है तो क्या करना चाहिए, उचित मात्रा में उनको व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, उचित मात्रा में व्यायाम करें। उदाहरण होते हैं गर्भावस्था में होते हैं तो जो माताएं होती हैं उनको तंज कपड़ा, कहने का मतलब है, या बहुत टाइट कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। उससे क्या होता है, बालक के विकास में प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट जो होता है पॉइंट, आप इसमें समझ में आया होगा कि तंज कपड़े क्या नहीं करना है, जो माताएं होती हैं, माताओं को तंज कपड़े यहां पर नहीं क्या करना है, पहनना नहीं है। ठीक, अब आगे हम बात करें चौथे नंबर पॉइंट के बारे में। तो यहां पर चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस अवधि में जो माताएं होते हैं वो जो संक्रामक रोग होते हैं उससे क्या नहीं होना चाहिए, ग्रसित नहीं होना चाहिए। कैसे रोगों से, जैसे हम बात करें टाइफाइड या डिप्थीरिया, ये वंशाणुगत तो नहीं होते। टाइफाइड जो हो गया, है ना, टाइफाइड और डिप्थीरिया, ये डिप्थीरिया क्या होता है इसके बारे में आपको जानने के लिए एक वीडियो देख लीजिएगा, हमारा वीडियो डला हुआ है डिप्थीरिया की अक्षमता, या कहना चाहिए जो बालक जो है ना, सीखने में जो कठिनाई है वो कैसे अनुभव करते हैं, तो इसके बारे में हमने वीडियो आपको दे दिया है, वीडियो आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद हम देखें, ये जो रोग होते हैं, ये रोग जो है वंशानुगत तो नहीं होते हैं, लेकिन जन्म के समय अगर आ जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, सजन्म रोग कहा जाता है। तो अगर माताएं जो होते हैं इन रोगों से ग्रसित होता है तो ये रोग किस में आ जाते हैं, बच्चों में भी आ जाते हैं। और हम बात करें इसी के बारे में, अगर प्रसव पूर्व जो माताएं हैं, माताओं को अगर HIV है ना, इसके बाद हम और बात करें, रूबेला हो गया या हर्पीस नामक जैसे रोग है जो जननांग में होता है, तो ऐसे रोगों से अगर ग्रसित होते हैं माताएं तो ये अनुवांशिक रूप से क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये रहा जन्म पूर्व शारीरिक विकास के जो महत्व है उसके बारे में। तो हम ज्यादातर कोशिश यही करें कि जो माताएं हैं जन्म पूर्व क्या, जब बच्चे को जन्म देने से पूर्व किसी भी प्रकार के रोगों से क्या नहीं होना चाहिए, ग्रसित नहीं होना चाहिए, है ना। अगर किसी भी प्रकार के रोगों से ग्रसित होते हैं तो क्या होते हैं, उनके बच्चे पर भी क्या होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं
आगे जो इसकी जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसका भी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा ताकि मैं वीडियो को कंटिन्यू करूं। नहीं तो अगर लाइक शेयर अगर व्यूज अगर नहीं आते हैं तो मेरे वीडियो बनाने का कोई महत्व नहीं रह जाता, औचित्य नहीं रह जाता है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।